जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आपको? वालेकुम अस्सलाम सर। आ रही है सर आपकी आवाज़। चले, वेरी गुड जी। तो बेटा, लास्ट टाइम हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो किसी को कोई क्वेश्चन है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में तो शाबाश पूछ लें। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने देखा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसको कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे की जाती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के यूजेस क्या हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। उसमें हमने देखा कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो कैसे की जाती है और उसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है। और फिर हमने यूनरी ऑपरेटर के अंदर जो प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स का डिफरेंस होता है उसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। जी किरण बेटा, मैं आज हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे ना, तो फिर आप उसको कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, ठीक है? ओके सर। F7 के साथ हम प्रोग्राम रन करेंगे यूजिंग वॉच विंडो। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी वॉच विंडो की देन तो आप उसको फिर कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, ठीक है ओके सर। जी। ओके। तो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, उसके अंदर हमें पता है कि जो हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि यूनरी होते हैं, उनमें से हम लोग देखते हैं कि उनमें प्री फिक्स नोटेशन भी होती है और पोस्ट फिक्स नोटेशन भी होती है। प्री फिक्स नोटेशन के लिए उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, और अगर पोस्ट फिक्स नोटेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो फिर पोस्ट फिक्स को कैसे यूटिलाइज किया जाता है और पोस्ट फिक्स के कॉन्सेप्ट को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में उसको देखा था। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करके देखी क्लास में। और उसके बाद हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर आया। बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास एडिशन का जो है, सम का ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होता है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर बाइनरी होता है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। एक तरह से ही हम लोग इनको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका एक ही तरीकाकार है। उसका प्रोग्राम हमने करके देखा डिस्टेंस वाली क्लास के साथ ही। उसके अलावा आप लोग कोई भी प्रोग्राम जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, जिसमें आप लोग अपना कोई भी ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं, हमें समझ आता है जी कि ये फलाना ऑपरेटर ओवरलोड करना है, तो आप लोग फॉलोइंग द स्टेप्स जो कि एक ऑपरेटर को ओवरलोड करने के होते हैं, उनको फॉलो करते हुए आप बड़ी आसानी के साथ आप लोग किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर देते हैं। काम क्या करना है, ऑपरेटर से काम क्या लेना है, वो तो डिपेंड करता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। जैसा कि हम दो डिस्टेंसेस को ऐड कर रहे थे तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड हुआ था, तो बाइनरी ऑपरेटर के फंक्शन की डेफिनीशन के अंदर हमने दो डिस्टेंसेस को ऐड किया था और देन उसको रिटर्न भी करवाया था। इसी तरह जब हम लोग यूनरी ऑपरेटर की बात कर रहे थे तो यूनरी ऑपरेटर जो है वो आप लोगों के पास एक ऑपरेंड के साथ काम करता है, एक वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करता है बाय वन। लेकिन उसको ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूटिलाइज किया जाना था उसको हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स करके देखा। और यूनरी ऑपरेटर की जो ओवरलोडिंग है उसको तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से 2 से 3 दफा करके देखा। उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग जो है वो लास्ट क्लास में हमने उसको देखा था। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है बेटा, लास्ट में हमने देखा था कि हम लोग इंटीजर टाइप वैल्यूज के साथ कर रहे थे या डिस्टेंस वाले प्रोग्राम के साथ कर रहे थे। और आपकी बुक के अंदर नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने का प्रोग्राम दिया गया है, और आप उस स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने का प्रोग्राम जो है उसको भी कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से अब आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला जो चैप्टर है उसके अंदर उसने आपको अरिथमेटिक असाइनमेंट जो ऑपरेटर है, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने का भी प्रोग्राम करके दिया हुआ है। तो आप लोग
अपनी आसानी के लिए अपने उस चैप्टर को गो थ्रू करें। अगर उसमें कोई चीज़ लगती है, अगर कोई चीज़ पूछने वाली है, कोई चीज़ समझने वाली है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और देन आप लोग उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करके सेंड करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने ईद पर जो असाइनमेंट मुझे बना के सेंड की थी, ईद के दूसरे दिन वो बहुत थोड़े लोगों ने सेंड की है। मेरे ख्याल से सारी क्लास ने उसको सेंड नहीं किया, और मैंने आपको टाइम भी काफ़ी दे दिया था उसमें, और आपको रिलैक्स भी किया, और मैंने आप लोगों को ये बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया था कि आपके ईद के दूसरे दिन ही सेंड करेंगे। आपके सीआर ने मुझे कहा जी हम लोग रोज़े होते हैं, ये है वो है, तो आप लोग डेट एक्सटेंड कर दें, और तो मैंने उसको ऑन लाइटर नोट बोला कि आप ईद वाले दिन सेंड कर दीजिएगा। तो देन इसी तरह करते आप लोगों ने ईद के दूसरे दिन सेंड की हैं, कुछ लोगों ने सेंड ही नहीं की। जिन लोगों ने सेंड की हैं उन बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सेंड की हैं। अगर उन्होंने खुद की हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं की उनके लिए भी ऑप्शन है, आप लोग दोबारा सेंड कर दें। लेकिन जिन्होंने सेंड की हैं उनको कोई ना कोई फेवर दे दी जाएगी मार्क्स में, और जो आप सेंड करेंगे उनकी वो फेवर नहीं देंगे। लेकिन अब आप लोग जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का चैप्टर है, इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग के चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हैं हम लोगों ने पढ़ी हैं, उनको देखते हुए आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेज के अंदर, वो आप लोग उसको करके तो आप लोग उसको सेंड करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट मूव करने से पहले चलें, कोई क्वेश्चन है तो पूछना शाबाश अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता ना तो बोल दिया करें, क्योंकि जब आप लोग क्लास में सामने बैठे होते हैं ना तो हमें देख के आइडिया हो जाता है कि कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जब आप लोग सामने नहीं बैठे, ऑनलाइन क्लास में, हमें फिर आप बताएंगे बोल के कि कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हमें ज़्यादा जल्दी आइडिया हो जाएगा जी कि कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इनहेरिटेंस बेटा, हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस का। Inheritance is one of the most important, one of the major component, one of the major concept आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इटसेल्फ आप लोगों के पास एक बहुत प्रोग्रामिंग के अंदर एक मेजर और एक आप लोग कह लें जी कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके साथ साथ इनहेरिटेंस भी आप लोगों के पास जो है वो बहुत अच्छा एक पावरफुल फीचर है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब इनहेरिटेंस से मुराद क्या है? इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जी फलाना पर्सन है, उसने फलानी ज़मीन जो है वो या फलानी आदतें जो है ना उसको इनहेरिटेड हैं। ये आप लोगों के पास दो तीन आदतें इसकी जो है ना जी इनहेरिटेड हैं। ये जो बाल उड़ जाते हैं जी, ये इसके ये इनहेरिटेड है, ये विरसे में मिला है इसको। ये गुस्सा बहुत जल्दी कर जाता है, ये इनहेरिटेड है। मीन्स के इनहेरिटेंस से हम लोग मुराद लेते हैं कि कोई चीज़ ऐसी जो कि हम लोग प्रीवियसली एग्जिस्ट करती थी उसको अपना हिस्सा समझना लग जाता है, वो हमें विरसे में मिल जाती है। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज विरसे में कैसे मिलती है, प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस कैसे एग्जिस्ट करेगी, प्रोग्रामिंग में आप लोगों के पास ये चीजें कैसे आएंगी, तो उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उस एग्जांपल को आपने जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। देखें, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इम्प्लॉय। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इम्प्लॉय। इम्प्लॉय कोई भी हो सकता है। एक टीचर भी एक एम्प्लॉय है, रजिस्ट्रार भी एक एम्प्लॉय है, सुपरवाइजर भी एक एम्प्लॉय है, और एक लेबर जो है वो भी एक एम्प्लॉय है। लेकिन जो टीचर है उसके अगेंस्ट एक डिफरेंट करेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करती है, उसके अगेंस्ट एक डिफरेंट एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है। वो डिफरेंट एट्रीब्यूट क्या एग्जिस्ट करता है टीचर के अगेंस्ट? टीचर कोर्सेज को पढ़ाता है, टीचर टीचेस नंबर ऑफ कोर्सेज, जबकि रजिस्ट्रार कोर्सेज नहीं पढ़ाता। रजिस्ट्रार का अपना एक एट्रीब्यूट होगा। वो रजिस्ट्रार का एट्रीब्यूट क्या है? इट मैनेजेस ऑल ऑफ द टास्क रिलेटेड टू द एचआर। एचआर कह लें, एकेडमिक्स कह लें, या एस्टेब्लिशमेंट कह लें।
इसी तरह जो सुपरवाइजर है वो ना तो कोर्सेज पढ़ाता है, ना वो एचआर से रिलेटेड आप लोगों के पास कोई काम करता है। सुपरवाइजर जस्ट सुपरवाइज करता है या मैनेज करता है किसी काम को। और जो लेबरर है, ना वो कोर्स पढ़ाता है, ना वो एचआर से रिलेटेड काम करता है, ना वो किसी चीज को मैनेज करता है, वो जस्ट अपना काम करता है। दैट मीन्स के उसने 50 पीसीज बना लिए, 50 पीसीज बना लिए। अब अगर आप यूनिवर्सिटी को देख लेंगे फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी के अंदर हम कहते हैं जी कि 800 एम्प्लॉइज हैं। अब यूनिवर्सिटी के अंदर जो माली है वो भी एक एम्प्लॉई है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर है वो भी एक एम्प्लॉई है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो रजिस्ट्रार है वो भी एक एम्प्लॉई है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो ट्रेजरर है वो भी एक एम्प्लॉई है, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास जो वाइस इवन दैट जो वाइस चांसलर है वो भी एक एम्प्लॉई है। लेकिन माली जो है वो कोर्स नहीं पढ़ाता, जो टीचर जो है वो माली वाला काम नहीं करता, जो यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्ट्रीशियन है वो टीचर वाला काम नहीं करता, टीचर जो है वो इलेक्ट्रीशियन वाला काम नहीं करता। लेकिन कुछ फीचर्स या कुछ एट्रीब्यूट्स सबके सबके ऐसे हैं जो कि कॉमन है। जस्ट लाइक टीचर एम्प्लॉय आईडी सबका होगा, एम्प्लॉय नेम सबका होगा, सीएनआईसी नंबर सबका होगा, स्केल सबका होगा, सैलरी सबकी होगी, चाहे वो टीचर है चाहे वो माली है। एम्प्लॉय आईडी टीचर का भी होगा, एम्प्लॉय आईडी माली का भी होगा, एम्प्लॉय नेम टीचर का भी है, एम्प्लॉय नेम माली का भी है, स्केल जो है वो टीचर का भी है, स्केल आपके एम्प्लॉय का माली का भी है, सैलरी आप लोगों के पास आपके टीचर की भी है, सैलरी का एट्रीब्यूट जो है वो माली के अगेंस्ट भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो उनके अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं वो सबके डिफरेंट हैं। तो प्रोग्रामिंग हमें एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करती है कि रादर देन हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर 3 क्लासेस बनाना चाहते हैं। एक क्लास बनाना चाहते हैं हम लोग टीचर की, एक क्लास बनाना चाहते हैं हम लोग मैनेजर की, और एक क्लास बनाना चाहते हैं हम लोग लेबर की। कौन कौन सी क्लासेस बनाना चाहते हैं हम लोग? 3, रिपीट कर रहा हूं, टीचर की, मैनेजर की और लेबर की। अब टीचर की क्लास बनाऊंगा तो टीचर की क्लास के अंदर मुझे सेपरेट से एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय स्केल और उसकी सैलरी और उसका सीएनआईसी नंबर, ये सारे एट्रीब्यूट्स रखने पड़ेंगे, डाटा मेंबर्स बनाने पड़ेंगे। इसी तरह मैं जब मैनेजर की क्लास बनाऊंगा तो मैनेजर की क्लास के अंदर भी मुझे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय स्केल और एम्प्लॉय की सैलरी और ये सारा कुछ रखना पड़ेगा। मतलब सेम एट्रीब्यूट्स टीचर की क्लास में भी थे, सेम एट्रीब्यूट्स मैनेजर की क्लास में भी आ गए, और सेम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हम लोग लेबर की क्लास में भी रखेंगे। मींस के ये 4 4 एट्रीब्यूट जो हैं वो तीनों क्लासेस में आएंगे, 4 4 डाटा मेंबर्स जो हैं वो तीनों क्लासेस में आएंगे। लेकिन एक डाटा मेंबर एम्प्लॉय की क्लास में होगा जो कि बाकी क्लासेस से डिफरेंट होगा, दैट कि हाउ मेनी कोर्सेज इट टीचेस, मींस के नंबर ऑफ कोर्सेज का एट्रीब्यूट है, नंबर ऑफ कोर्सेज का एट्रीब्यूट है। सेकेंडली जो मैनेजर की क्लास थी उसके अंदर आप लोगों के पास हम कहते हैं जी कि एक एट्रीब्यूट डिफरेंट होगा जिसका नाम है डेजिग्नेशन। मैनेजर की क्लास के अंदर एक एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम हम रखते हैं एक एक डाटा मेंबर होगा जिसका नाम हम रखते हैं डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन से मुराद वो मैनेजर जो है वो वाइस चांसलर है, वो मैनेजर जो है वो रजिस्ट्रार है, या वो मैनेजर जो है वो ट्रेजरर है। क्योंकि मैनेजर का मतलब मैनेज करने वाला होता है, तो वाइस चांसलर भी मैनेज करता है यूनिवर्सिटी के सारे कामों को, मैनेजर भी आप लोगों के पास रजिस्ट्री के कामों को मैनेज कर सकता है। इसी तरह एक जो तीसरी क्लास थी लेबर, उसके अंदर भी हम लोग एक डिफरेंट डाटा मेंबर बनाते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट बनाते हैं, दैट के नंबर ऑफ पीसीज के लेबर ने जो नंबर ऑफ पीसीज कितने बनाया आज के दिन में, या ओवरऑल जितने भी आप लोग उसके अकॉर्डिंगली देखना चाहते हैं। बेटा अब आप देख रहे हैं कि 3 क्लासेस हैं और तीनों क्लासेस के अंदर
हमारे पास तीन तीन चार चार एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि सेम है, एक एट्रीब्यूट या एक डाटा मेंबर ऐसा है जो कि डिफरेंट है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम एक जनरल क्लास बना लें, उस क्लास का नाम रख दें एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय की क्लास के अंदर वो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, आईडी, सैलरी, स्केल, वो चार डाटा मेंबर्स या वो चार एट्रीब्यूट्स हम एम्प्लॉय की क्लास में रख लें, और बाकी तीन क्लासेस जो हैं जैसे टीचर, मैनेजर और लेबर की क्लास है, इन तीनों के अंदर हम लोग सिर्फ उनका जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है कि नंबर ऑफ कोर्सेज, डेजिग्नेशन और नंबर ऑफ पीसेस, सिर्फ ये डाटा मेंबर लिखें। और हम क्या करें, और हम तीनों क्लासेस के अंदर इंप्लॉय क्लास को इनहेरिट कर लें। तीनों क्लासेस के अंदर इंप्लॉय की क्लास को इनहेरिट कर लें। फिर आप देखेंगे कि हम लोग मैनेजर की क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, लेकिन उस मैनेजर के क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी भी आता होगा, एम्प्लॉय का नेम भी आ रहा होगा, एम्प्लॉय की सैलरी भी आ रही होगी, एम्प्लॉय का स्केल भी आ रहा होगा और डेजिग्नेशन भी आ रहा होगा। इसी तरह हम लोग टीचर की क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग जब उसको डिराइव करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी भी आ रहा होगा, एम्प्लॉय नेम भी आ रहा होगा, एम्प्लॉय का सैलरी भी आ रही होगी, एम्प्लॉय का स्केल भी आ रहा होगा। जबकि इटसेल्फ ये चार एट्रीब्यूट जो हैं वो टीचर की क्लास के डाटा मेंबर्स नहीं होंगे, वो एम्प्लॉय की क्लास के डाटा मेंबर्स होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि यू डिराइव्ड सम क्लासेस फ्रॉम अदर क्लासेस, यू डिराइव अ क्लास फ्रॉम एनी अदर क्लास, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। कि आप कुछ इनहेरिट करके अपने अंदर ले आते हैं, आप कुछ इनहेरिट करके अपने पास ले आते हैं। तो अभी आप लोग देखेंगे, अभी हम लोग एक एग्जांपल भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, पहले हम लोग इसकी देखते हैं कि इसने कौन सी एग्जांपल दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये एम्प्लॉय वाली अपनी एग्जांपल के साथ काम करेंगे। तो जो क्लास आपकी इनहेरिट की जाती है, जैसा कि मैं एम्प्लॉय की क्लास की बात कर रहा था कि हम लोग एम्प्लॉय की क्लास से इनहेरिट कर लेंगे कुछ, उसको पेरेंट क्लास भी बोला जाता है, बेस क्लास भी बोला जाता है। और जो क्लासेस जैसे मैनेजर है, टीचर है, लेबर है, जब आप इन क्लासेस की बातें करेंगे तो इनको हम लोग डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं या चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो क्लासेस हैं जो हमने डिराइव की फ्रॉम एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ दीज आर द एम्प्लॉइज। टीचर भी एम्प्लॉय है, लेबर भी एम्प्लॉय है, और आप लोगों के पास आपका जो मैनेजर है वो भी एम्प्लॉय है। सो यू डिराइव्ड these three classes from the employee class. So we can say that employee is a base class and these three classes are the derived classes. Or we can say that employee is a parent class and these three classes are the child classes. यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। कोई और बच्चा जिसको मेरी इस बात को समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझसे पूछने, शाबाश, जो सुन रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ। नो सर, क्लियर है। सर जी सर एम्प्लॉय एंड वर्कर हो सकते हैं। जी बेटा, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय का मतलब होता है मुलाजम, ठीक है ना। एम्प्लॉय मुलाजम है तो कोई वर्कर है वो भी मुलाजम है, वाइस चांसलर भी मुलाजम है, टीचर भी मुलाजम है, ठीक है। आप लोगों के पास जो रजिस्ट्रार है वो भी एम्प्लॉय है, मुलाजम है, जो माली है वो भी एम्प्लॉय है, मुलाजम है, जो आपके साइकिल स्टैंड पे खड़ा है, पार्किंग में खड़ा है वो भी मुलाजम है। तो एम्प्लॉय तो एक जनरल टर्म है ना। एम्प्लॉय की एक क्लास है, उस क्लास के अंदर डिफरेंट क्लासेस एग्जिस्ट कर सकती हैं, सब क्लासेस जिसको बोलते हैं, पेरेंट क्लासेस और चाइल्ड क्लासेस। और टीचर की एक क्लास है। टीचर की क्लास अगर एम्प्लॉय की क्लास के अंडर आएगी तो टीचर डिराइव्स समथिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय क्लास। क्या डिराइव कर रहा है वो एम्प्लॉय की क्लास में से? दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई आईडी जरूर होता है।
होता है ना हमारे पास, ठीक है जी। सर। तो हमारे पास बेटा अब आप लोग देखें कि एम्प्लाई की क्लास है, और एम्प्लाई की क्लास में हम लोग 4 डाटा मेंबर्स ऐसे रख लेते हैं, दोज आर कॉमन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। अब उसका फायदा क्या होगा? अच्छा, ये बात जो बताने वाली रह गई थी, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि वो जो बार बार हमें हर क्लास के अंदर बार बार एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी स्केल, इस तरह की चीजें लिखनी पड़ रही हैं, वो हमें एक दफा लिख ली हैं, और लिखने के बाद हम लोग उनको एक्सेस कर रहे हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। इससे क्या हो गया? हमारा टाइम भी बच गया, हमारी अमाउंट भी बच गई, हमारी मेमोरी भी बच गई, ठीक है जी, और हमारी स्पेस भी बच गई। अदरवाइज 3 क्लासेस के अंदर आप लोग देखें कि अगर अब तीनों क्लासेस के अंदर आपको सेपरेट से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय स्केल लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा? तीनों क्लासेस के अंदर सेपरेट से लिखेंगे तो 12 तो यही बन जाएंगी लाइंस, 12 स्टेटमेंट्स तो यही बन जाएंगी। फिर इन 12 स्टेटमेंट्स के साथ आपको सेपरेट से फिर इनपुट्स भी लेनी पड़ेंगी, फिर सेपरेट से आउटपुट्स भी लेनी पड़ेंगी। हम एक दफा इनको डिफाइन कर लेंगे, एक दफा इनके अगेंस्ट इनपुट का फंक्शन लिख लेंगे, एक दफा हम इनके अगेंस्ट आउटपुट का फंक्शन लिख लेंगे, और बस में नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको यूज करते जाएंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। अब क्वेश्चन ये है कि अब करना कैसे है, ये काम इनहेरिटेंस होगी कैसे? सो दैट्स वाई इसको कहा जाता है कि इनहेरिटेंस इज वेरी पावरफुल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लासेस जो हैं वो इटसेल्फ हमारे पास डाटा हाइड करना, इनकैप्सुलेशन जो है, डाटा इनकैप्सुलेशन की वजह से कहा जाता है कि क्लासेस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वेरी पावरफुल फीचर ऑफ प्रोग्रामिंग। On the other hand, inheritance is also one of the powerful feature of object oriented programming। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ अगर मुझे नजर आ जाती है तो ये देखें क्या लिखा हुआ उसने। ये कह रहा है इनहेरिटेंस इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ऊप, इट्स बिग पे ऑफ। ये किस चीज को पे करती है? इट्स बिग पे ऑफ इज दैट इट परमिट्स कोड रीयूजेबिलिटी। और जो जितनी भी बात बेटा मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की है, ये इसका मतलब कोड रीयूजेबिलिटी ही है ना। एक दफा हमने डिफाइन कर लिया, अब जस्ट हम उसको कॉल करते जाएंगे, रीयूज करते जाएंगे, कॉल करते जाएंगे, रीयूज करते जाएंगे। उसका एक फायदा क्या होगा कि एक दफा क्लास लिख ली है, एक दफा उसको डीबग कर लिया है, अब बार बार उसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने 3 डिफरेंट क्लासेस ली, 3 डिफरेंट क्लासेस में हर दफा सेपरेट से हमने सारे मेंबर्स लिखे, और हो सकता है टाइपिंग करते वक्त कोई हर क्लास में सेपरेट सेपरेट से एरर आ रहा है, तो वो तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये देखें वो क्या कह रहा है कि वंस अ बेस क्लास इज रिटन एंड डीबग्ड बेस क्लास, इट नीड नॉट टू बी टच्ड अगेन, बट यूजिंग इनहेरिटेंस कैन नेवरदलेस बी अडैप्टेड टू वर्क इन डिफरेंट सिचुएशंस। रीयूजिंग एग्जिस्टिंग कोड सेव्स टाइम। बाद में अभी आपको बता गया हूं कि टाइम बचता है, हमारी मनी बचती है, और हमारे प्रोग्राम की जो रिलायबिलिटी है वो इंप्रूव कर जाती है। रिलायबिलिटी क्यों इंप्रूव कर जाती है? क्योंकि हमें पता है दिस इज एरर फ्री, हम उसको बड़ा नॉर्मली रिलैक्स होकर यूटिलाइज कर लेते हैं, इसमें हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। इनहेरिटेंस कैन आल्सो हेल्प इन द ओरिजिनल कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इन द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ। पहले इस डायग्राम को देख लें, इस फिगर को, इस फिगर को देखें। दिस इज अ बेस क्लास, base class having 3 features, base class having 3 attributes, or you can say that data members, feature A, feature B, feature C, and this is the derived class, and this arrow shows that this class is derived from this one, ठीक है, this class is derived from this one, so this is the base class, this is the derived class. We can say that this is the पेरेंट क्लास एंड दिस इज अ चाइल्ड क्लास, ठीक है जी। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये फीचर डी जो है ये इस क्लास का अपना फीचर है, लेकिन ये फीचर ए बी सी these 3 features are of base class, ये लिखा भी हुआ है defined in base class but accessible from derived class. We will be able to assess these features, अभी हम करके देखेंगे
अभी हम करके देखेंगे, हम लोग बेस क्लास के फीचर्स को अपनी डिराइव्ड क्लास में यूज करेंगे। हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ काम करेंगे, हम टीचर की क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ काम करेंगे, लेकिन वो जो डाटा मेंबर्स, वो जो फंक्शन बेस क्लास में होगा वो भी यूज हो रहा होगा। दैट इज बेसिकली द बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस। दैट्स वाई इसको कहा जाता है कि ये बड़ा पावरफुल फीचर है आपकी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्लासेस के बाद। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट अब तो ये तो उसने सारी कहानी बताई हुई है, ये वो सारी कहानी जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है वो इस प्रोग्राम से रिलेटेड होगी। तो आप लोग अगर इस कहानी को पढ़ेंगे तो होप्स हो कि आपको ज़रूर समझ आएगी इंशाल्लाह। अगर नहीं समझ आएगी तो आई एम अवेलेबल, आप मुझसे क्लास के दौरान पूछ लें, आप मुझसे सेपरेट से पूछ लें। आप पहले आपको पता है कि आप ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछते थे या सेपरेट से पूछते थे, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ जहाँ तक आपको समझ आती है या मेरे पास अवेलेबिलिटी होती है, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करता हूँ। अब तो मेरे ख्याल से वैसे ही आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आगे रूठ गए हैं, ना आपका कोई इंटरेस्ट बन रहा है, ना ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपके साथ इंटरेस्ट बन रहा है। या आप मेरे साथ रूठ गए हैं, सब लोग नाराज हो गए हैं, या आप जो है वो प्रोग्रामिंग के साथ नाराज हो गए हैं। अगर मेरे साथ नाराज हो गए हैं बेटा तो मान जाएं, क्योंकि मैंने तो मनाना नहीं है, आपको खुद ही मानना पड़ेगा। तो ये देखें बेटा, अब ये क्लास काउंटर है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने एक डाटा मेंबर लिया हुआ है इंट काउंट का, फिर उसके अंदर उसने एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का, अच्छा यहाँ पर उसने ये देखें एक्सेस स्पेसिफायर, नया एक एक्सेस स्पेसिफायर आया गया प्रोटेक्टेड। पहले हम प्राइवेट यूज करते आते थे, यहाँ पर प्रोटेक्टेड आ गया, यहाँ पर प्रोटेक्टेड आ गया। अब इसका क्या डिफरेंस है ये हम लोग, मैं आपको टर्बो में कोड करके दिखाऊंगा ना, तब आपको इसकी ज्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता भी दूंगा कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस होता है। और आपको याद होगा जब हम लोग ये एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में शुरू में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि एक और होता है एक्सेस स्पेसिफायर, दैट इज प्रोटेक्टेड। और मैंने आपको कहा था कि जब इनहेरिटेंस आएगी आगे जाके आएगा तो वहां पर वो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये इनहेरिटेंस के अंदर आ गया प्रोटेक्टेड का एक्सेस स्पेसिफायर। इसको हम लोग देखेंगे कि इसका और प्राइवेट का क्या डिफरेंस है। चलें, एक इन्होंने डाटा मेंबर लिया, उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू 0 के साथ इनिशियलाइज कर दिया, फिर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर उन्होंने आर्गुमेंट दिए, दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू उन्होंने आप लोगों के पास अपना जो काउंटर का ये काउंट का जो डाटा मेंबर है उसको सी के साथ इनिशियलाइज किया। गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन है जो कि काउंट को रिटर्न कर रहा है, और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन है आप लोगों के पास जिसमें आपके बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया गया है। दिस इज द सिंटैक्स टू डिराइव अ क्लास फ्रॉम बेस क्लास। ये देखें, ये क्लास है जिसको डिराइव किया जा रहा है इस क्लास से। अब ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये नहीं है काउंटर। तो सिंटैक्स क्या है कि जब आप लोग कोई क्लास डिराइव कर रहे हैं बेस क्लास से, तो आप अपनी डिराइव क्लास का नाम लिखेंगे, कॉलन का साइन डालेंगे, और साथ में उस क्लास का नाम लिखेंगे जिस क्लास से आप अपनी क्लास को डिराइव कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग इस क्लास से इसको डिराइव कर रहे थे, तो कॉलन साइन लिख के हमने यहाँ पर ये डाल दिया। अब इस क्लास के अंदर क्या किया है, इस क्लास के अंदर कुछ भी नहीं किया। इस क्लास के अंदर उन्होंने कहा जी पब्लिक, एक ऑपरेटर ओवरलोड किया जिसका नाम माइनस माइनस रखा और काउंट को माइनस माइनस कर लिया, और ये काउंट जो है ये माइनस माइनस करके काउंटर के कंस्ट्रक्टर को पास किया गया है, काउंटर के कंस्ट्रक्टर को पास किया गया। अच्छा जी, अब मेन में गए, मेन में जाके हमने अपनी डिराइव क्लास, ये जो काउंट डाउन की क्लास है, इसी डिराइव क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज C1। हमने लिखा C1 इक्वल्स टू C1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट। अब जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, C1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास, बट गेट अंडरस्कोर काउंट इज द फंक्शन ऑफ बेस क्लास। ये देखें, अगर मैं एनोटेट कर सकूं, वैसे मेरे ख्याल से आपको नजर भी आ रहा होगा और मैं शो भी आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं। ये देखें, C1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ
derived class, but this function is of base class. अब ये बेस क्लास का फंक्शन जो है वो डिराइव क्लास के फंक्शन से एक्सेस किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये क्लास डिराइव की है फ्रॉम दिस वन. ठीक है, अब इस क्लास की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सारी की सारी आपकी इस काउंटडाउन की क्लास में चली जाएंगी. दैट्स व्हाई वी आर असेसिंग C1, we are assessing get underscore count using the object of derived class. अब हमने किया प्लस प्लस C1. अब आप देखेंगे प्लस प्लस का फंक्शन तो आपकी इस डिराइव क्लास के अंदर है ही नहीं, जबकि C1 तो ऑब्जेक्ट है डिराइव क्लास का. अब क्या हो रहा है, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया जाएगा, डिराइव क्लास के फंक्शन ऑब्जेक्ट के साथ बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया जाएगा, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया जाएगा. फिर आप लोग डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. ठीक है, अब यहां पर आप लोग अपने डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डिराइव क्लास के फंक्शन को ही कॉल करेंगे. डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का तो फंक्शन कॉल कर ही सकता है ना, अपने फंक्शन को तो वो कॉल करना था, वो तो हमें पता ही है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट अपने फंक्शन को कॉल करता है. लेकिन ये बात जो आज हम नहीं सीख रहे हैं कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर रहा है. ठीक है जी, तो यहाँ अभी हम लोग जो है वो इस चीज को अभी करके भी देखेंगे. अभी हम लोग चेक करेंगे अपनी एग्जांपल के साथ, हम इसको करके देखेंगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. ठीक है जी, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इनहेरिटेंस, कि वी इनहेरिट समथिंग फ्रॉम अदर्स. और इनहेरिटेंस प्रोग्रामिंग के अंदर ये नहीं है जी कि आपको जो है वो 4 मुरब्बे जमीन इनहेरिटेंस विरसे में मिल गई है, आप लोगों को 2 किले विरसे में मिल गए हैं, आप लोग आपके सर के बाल उड़ जाएंगे तो वो विरसे में मिल जाएंगे. ठीक है ना, प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे, प्रोग्रामिंग के अंदर तो ये है कि फीचर्स ऑफ दैट क्लास द अदर क्लास वो आपको 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 विरसे में मिल सकते हैं. यू कैन डिराइव अ क्लास फ्रॉम एनी अदर क्लास. तो जब आप एक क्लास को डिराइव करते हैं फ्रॉम अदर्स तो आपको उस क्लास के फीचर्स जो हैं वो विरसे में मिल जाएंगे. सो आप लोग इस बारे में जो है वो सोच सकते हैं कि कैसे हमारे पास ये हो रहा है. तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया बेटा, बल्कि एनोटेट करके दिखा दिया कि आप लोग कहाँ क्या कर रहे हैं. जी, कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ तक तो पूछ ले, शाबाश. ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल फीचर है और आजकल प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. अब आप लोग तो अभी बेसिक चीजें सीख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं. आप लोग जब इसको फर्दर पढ़ेंगे जाके, आजकल पाइथन की लैंग्वेज है, शिराज काम कर रहा था पाइथन पे, तो आप एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है जिसके ऊपर काम हो रहा है ज्यादा से ज्यादा. सर हमने प्रोटेक्टेड की जगह प्राइवेट क्यों नहीं यूज किया? बेटा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया है कि हम लोग अभी, मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा ना, अभी हमारी 3 बजे क्लास स्टार्ट होगी नेक्स्ट. हेलो, 3 बजे क्लास यस स्टार्ट होगी सर. नेक्स्ट. सर जी बेटा, आप दोबारा पूछेंगे जरा. जी किंजा बेटा, आपने क्वेश्चन पूछा था, दोबारा पूछिएगा. सर मैंने पूछा था कि हमने प्रोटेक्टेड की जगह प्राइवेट क्यों नहीं लिखा? हाँ बेटा, अभी थोड़ी मेरे ख्याल से आप मिस कर गई हैं. मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया है कि ये क्यों हमने प्रोटेक्टेड लिखा और प्राइवेट क्यों नहीं लिखा, और पहले हम लोग प्राइवेट क्यों लिखते थे, अब हम प्रोटेक्टेड क्यों लिख रहे हैं. मैंने आपको अभी कहा कि जब हम टर्बो में जाएंगे, अभी मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा ना ये अपना एम्प्लॉइज वाला, तो वहां पर मैं आपको साथ साथ ये करूंगा और साथ साथ बताऊंगा कि क्या रीजन है. ठीक है, ओके सर. साथ फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या रीजन है और इसका क्या मसला बनता है. ठीक है ना जी. ओके. जी, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है बेटा किसी को? नो सर.
कोई क्वेश्चन नहीं जी। शराज, शराज मुझे लग रहा है क्लास ज्वाइन करके भाग गया हुआ है, सो गया हुआ है। अच्छा चलें, वेरी गुड। ठीक है बेटा, अभी हमारी नेक्स्ट क्लास, अभी क्लास खत्म हो रही है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ दोबारा, और उसमें फिर हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं अपना। ये प्रोग्राम आपके सामने ही लिखा हुआ है, ये तो आप एज इट इज कर भी लेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो जो एम्प्लॉयज़ वाला और टीचर वाला प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस की बात की, उस प्रोग्राम को हम लोग करके देखते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको समझ भी आएगी, और फिर प्रोटेक्टेड वाला जो कंसेप्ट है उसको भी हम लोग करके देखेंगे, उसकी भी आपको समझ आएगी। ठीक है जी, चलें, नेक्स्ट क्लास तक अपना ख्याल रखें बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।